जब मैंने रिजल्ट देखा था मुझे एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ था। जिस मोटिवेशन के साथ आपने वो जर्नी स्टार्ट की थी उसको एक बार वापस सोचोगे, अपने फैमिली के बारे में सोचोगे जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। उनके बारे में सिलेबस हो, बिल्कुल मतलब सिलेबस होता है तो उससे आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। सगड़ा भाइयों और बहना ने नागौर की पवन धराऊं घड़ा घड़ा राम राम। साथियों कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। एक छोटे से गांव गोगानाडा से निकलकर, शायद आपने इस गांव का नाम भी नहीं सुना होगा, मेरे भाई प्रेम टाडा ने एक इतिहास रचा कि जहां प्रेम भाई ने आरएस जैसा जो एक कॉम्पिटिटिव शानदार एक एलिट क्लास का एग्जाम होता है उसका लक्ष्य लिया और उसके बाद में उसे 101वीं रैंक के साथ में हासिल भी किया। तो आज सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं प्रेम भाई आपका भूगोल क्रांति के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू अंकित भाई। मैं थोड़ा सा एक राजस्थानी रीति रिवाज के अंदर थोड़ा स्वागत करना चाहूंगा। कैसा महसूस कर रहे हैं पहले तो ये बताएं आप। बहुत अच्छा लग रहा है। आरएस का जब मैंने रिजल्ट देखा था मुझे एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ था। जब 101 रैंक आई थी हाँ। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि पिछली बार मेरी काफ़ी पीछे रैंक थी, तो इस बार मुझे उम्मीद थी कि अच्छी रैंक आएगी और वो रैंक आई भी। थैंक यू अंकित भाई। हम सबको सही बताऊं तो हमें फर्स्ट डिजिट के अंदर रैंक का ऐसे एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जिस लेवल की तैयारी थी, जिस लेवल का टैलेंट है, हम बहुत करीब से साथ में रहे, तो मुझे लग रहा था कि फर्स्ट डिजिट के अंदर आएगी। पर मैं उम्मीद करता हूं कि वापस से इंटरव्यू है प्रेम भाई का, तो हो सकता है इस बार आ जाए। बाकी जो हासिल किया है वो ऐसा है ना कि हमारे लिए अभूतपूर्व है, हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि मेरा गांव और प्रेम का गांव एकदम पास पास में ही, गोगनाडा गोगलाव, ठीक है। हाँ, तो हमारे लिए भी बहुत गर्व का विषय है कि हमारे गांव का आदमी इतना मतलब आज हमारा नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो प्रेम भाई अब मैं सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम की चीज़ की, भाई आपकी अप्रोच क्या थी एग्जाम, इस सरकारी जो एग्जाम्स है गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके? जी, जैसे मतलब कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो जिस एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि वो आपके पास सिलेबस हो। बिल्कुल मतलब सिलेबस होता है तो उससे आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। सिलेबस के बाद में आपके पास आती है भाई बुक्स, कौन कौन सी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बुक्स इकट्ठा करनी पड़ती है, कौन कौन सी बुक्स है, नोट्स है, जो भी है वो पढ़ना पड़ता है। अगर आप बुक्स पढ़ लिया, सिलेबस आपके पास है, और थर्ड चीज़ होती है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाता है कि उस आरपीएससी या आरएसएमएसएस भी कोई भी बोर्ड होता है उसका पैटर्न क्या है। मतलब आपको उसकी अप्रोच पता चल जाएगी कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो एग्जाम करवा रहा है उसकी अप्रोच क्या है, तो आप उसके तय तक जा सकते हो आप पीवाईक्यू देख के। तो पीवाईक्यू, सिलेबस और जो स्टैंडर्ड बुक्स है, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी एग्जाम को क्रैक करने में। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर तैयारी का तरीका सबका सेम होता है। बस लक्ष्य हो सकता है कि किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का लिया है, नेट जेआरएफ का ले सकते हो तुम, पर भाई ने जैसे अपने आरएस का जो लक्ष्य लिया था। तो कुल मिला के जैसे एक तो फैमिली का रिएक्शन कैसे रहा, उनका सपोर्टिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें फ्रेंड नहीं, जैसे पिछली बार क्योंकि जो स्टूडेंट है कई बार फेल होता है, हर बार सफलता नहीं मिलती है। मेरे साथ भी यही हुआ, 2-3 बार मैं फेल भी हुआ हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए, यूपीएससी, आरपीएससी। वो बेसिकली फेलियर नहीं है, वो तो आदमी सीखता है। जैसे कहते हैं ना, फेलियर इज द की टू सक्सेस। तो उस फेलियर से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। उसको आप प्रॉपर एनालाइज करो कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियां हुई है, कहाँ कहाँ चूक हुई है, तो वो आपको एक सुधारने का मौका देती है। तो पिछली बार जैसे मेरी पीछे रैंक थी तो मैंने उन गलतियों को एनालाइज किया भी कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, तो उनको मैंने इस बार अच्छे से उन गलतियों को सुधारा और इस बार अच्छी रैंक आई। बाकी फैमिली का रिएक्शन है, तो जब रिजल्ट आया था तो सारे लोग बहुत खुश हुए थे और दोस्त और सारे लोगों का कॉल आया था, क्योंकि जब फेल होते हो तो उस टाइम एक अलग रिएक्शन होता है, वो अलग फेज होता है। आप रिजल्ट से 2-4 दिन पहले तक बहुत दुखी होते हो, फिर अचानक रिजल्ट आता है तो पूरी आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें मतलब जो आप कभी सोचते नहीं वो रिजल्ट आने के बाद चेंज हो जाती है। पर जैसे एक स्टूडेंट है, अपन सब ने ये फील किया है, तो एक असफलता होती है, उसको कैसे ग्रेस्प करें, वहाँ कई लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि अभी जब आपकी सफलता मिल गई उसके बाद में सब साथ में, पर वो जो जोन जो आपने बिताया वो कैसे अपन फेस करें उस चीज़ को? जैसे अभी बताया कि असफलता ही सफलता की कुंजी है, तो मैं फेल हुआ था तो उसके बाद मेरे पास वापस था कि अगला अटेम्प्ट देना है, तो उस अटेम्प्ट को देने के लिए आपको ऐसा, एक तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ऐसा कोई फेलियर नहीं है, वहां पर भी रैंक मिली थी। हाँ, ऐसी बात नहीं है, रैंक थी उस समय भी। हाँ, वो ये बात है कि जो अचीव करना चाहते थे वो जो अपना टारगेट था वहाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका टारगेट होता है उसको और अच्छा करने का मौका देता है। उसमें आप और अच्छी क्या कर सकते हो, किसी का गाइडेंस ले सकते हो, जो पिछली बार कमियां होती वो सुधारने का मौका देती है। बाकी जिस मोटिवेशन के साथ आप आए हो, आपका जैसे इनर मोटिवेशन होता है या एक्सटर्नल होता है,
एक्सटर्नल तो टेम्परेरी होता है, मेन तो इनर ही होता है। जिस मोटिवेशन के साथ आपने वो जर्नी स्टार्ट की थी उसको एक बार वापस सोचोगे, अपने फैमिली के बारे में सोचोगे, जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, उनके बारे में सोचोगे तो एक बार आपको नई एनर्जी मिलेगी। आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्तों से बात करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी के साथ आप नई जो अपनी जर्नी वापस स्टार्ट करके अपना जो गोल है वो आप अचीव कर सकते हो। बहुत शानदार बात कही है। और ये मतलब ऐसा असफल होके ऐसा मत सोचना कि तुम नहीं कर सकते, बस कुछ कमियां हैं उसको सुधारने की जरूरत है, और फिर तुम उसी मुकाम को हासिल करोगे जो आप लेके बैठे हो। ठीक है, हारना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, बेसिकली बात ही है। ठीक है, हाँ, जो जैसे अभी सर ने बताया था, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, बिल्कुल रुक के यूं बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है। तो वो बात ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसमें भाई साल भी लग सकता है, 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन उस पेशेंस का जब रिजल्ट आएगा ना तो उसके बाद एक अलग ही खुशी होगी। उसमें आपके साथ साथ आपके फैमिली, आपके गांव वाले, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े होते हैं। तो रिजल्ट जब आएगा तो आप सारे जो 2-3 साल की मेहनत है उसका बहुत मतलब आपको बहुत अच्छा और प्राउड फील होगा। जब संघर्ष ज्यादा गंभीर होगा, ज्यादा बड़ा होगा, तो मजा भी उतना ही ज्यादा आएगा और सेलिब्रेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। आप सेलिब्रेशन की तो आपको फोटोज देखी होगी आपने, मैंने डाली है, तो वैसा ही सेलिब्रेशन हमारे साथियों का भी हम करते हैं वैसे तो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज प्रैक्टिकली आस्किंग, अब आप टॉपर बन गए हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहूंगा कि कोई आइडियलिस्टिक आप ऐसा करेंगे भी नहीं वैसे, पर कितने घंटे की एक ऑनेस्ट जो स्टूडेंट है उसको पढ़ाई रेगुलरिटी के अंदर होती है, और एग्जाम टाइम में क्या उसकी अप्रोच रहती है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना आपने पढ़ाई की? जी, अब मेरा जैसा अप्रोच रहता था उसमें था कि मेरे पास टाइम कितना है, जैसे भाई एग्जाम से कितना टाइम पहले है, तो मेरे उस हिसाब से अप्रोच चेंज होती थी। अगर एग्जाम के 5-6 महीने का गैप है तो मैं 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ता था। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता था तो मेरा वो ड्यूरेशन बढ़ता जाता था, जैसे लास्ट में आपको रिवीजन भी करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो वो है कि आप 5-6 घंटे पढ़ते हो, रेगुलरिटी होनी जरूरी है, और उसके साथ जब आप पढ़ते हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन आपके पास कुछ भी नहीं होना, जैसे सोशल मीडिया हो गया, फोन्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। उन चीजों से दूर होकर आप जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे अपनी बुक्स के साथ, वही आपको सफलता तक लेके जाएगी। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बताइए। कई बार क्या होता है, अपन जानते भी, टॉपर आके कह देता है मैं तो 15 घंटे पढ़ता था। नहीं, वो 15 घंटा आप लगातार नहीं पढ़ सकते, 5-6 घंटे, और जब एग्जाम पास में आता है 10-12 घंटे आप पढ़ सकते हो। हाँ, उस समय अपने वो नीड होती है, टाइम की नीड होती है, वो एग्जाम के पास आपको आवर्स सिटिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे बैक स्टेज हम एक और चर्चा कर रहे थे, मैंने जानना चाहूंगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच जिससे एक स्टूडेंट, ये जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है, कई बार दोस्ती का भी डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो वो उसको कैसे अवॉइड करे, कैसे आपने मैनेज किया? सोशल मीडिया में जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी काम की चीज़ कौन सी है। जैसे यूट्यूब है, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, तो उसको आप पॉजिटिव यूज कर सकते हो। अब टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो आपके काम के नहीं, तो उन ग्रुप से आपको एग्जिट होना चाहिए। और जब आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो, तब लाइब्रेरी जाते हो या जहाँ पे भी जाते हो, तो उस टाइम फोन साइलेंट करके साइड में रख देना चाहिए। बिल्कुल। तो वही है। और बाकी फ्रेंड्स का है तो कभी कभी फ्रेंड्स के साथ घूम लेना चाहिए, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो रेगुलर नहीं होना चाहिए, बस 10-15 करते हैं फ्रेंड कैसे। 10-15 दिन में आप जैसे पढ़ लिए 10-15 दिन, उसके बाद एक दिन आप एंजॉय कर लो, क्योंकि इसको आप वापस एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आप अच्छे से पढ़ पाते हो, वापस फोकस कर पाते हो, आपका फोकस बढ़ जाता है, उसके बाद रीस्टार्ट कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो और एक और चीज़, जैसे कई लोग रिसोर्सेज नहीं होने की बात करते हैं, तो आपके पास ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा पहले से रिसोर्सेज थे, गाँव से आपकी बैकग्राउंड है, आपने गाँव में पढ़ाई की, फिर आपने, ऐसा है नहीं नागौर में अपन ने पढ़ाई की, तो रिसोर्सेज का रोना रोने वाले, कोचिंग्स का रोना रोने वाले कि हमारे पास में ये नहीं थे, सेल्फ स्टडी से क्या संभव है कोई भी लक्ष्य अचीव करना, या फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है? क्या क्या चेंज है, कितना क्या प्रैक्टिकल अप्रोच क्या लगती है आपको? नहीं, जैसे अब कोविड के बाद चीज़ें काफ़ी आसान हो गई है कि अब ये रिसोर्सेज वाली बात मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्स या फिर घर बैठे बहुत सारी बुक्स ऑर्डर करके बहुत कम पैसों में, कम रिसोर्सेज के साथ तैयारी कर सकते हो। और यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस भी मिल जाती है, स्टैंडर्ड बुक्स RBSE CBSE की आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके उनसे पढ़ सकते हो। तो रिसोर्सेज वाली बात कोविड के बाद से काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगती, आप कम रिसोर्सेज में अच्छी चीज़ कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी है, और आप अगर आपका कोई गाइडेंस है, गाइडेंस देने वाला कोई फ्रेंड है या कोई टीचर है, अगर वो प्रॉपर सही डायरेक्शन में आपको गाइड करे, तो आपकी सफलता है कि वो कम टाइम में आप जल्दी अचीव कर सकते हो। तो एक और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले मेरे साथी हैं, वो जानना चाहेंगे कि जीके वाला सेक्शन है वो बहुत ही टफ आने लगा है, तो उसको क्या हैंडल करने की क्या अप्रोच रहेगी आपकी?
जीके का देखो, जैसे आरपीएससी का पैटर्न अलग है, आरएसएमएसएसबी का पैटर्न अलग है। जैसे अभी 2-3 साल में रिसेंट पेपर हुए, आप तो सबसे पहले तो उन पेपर को एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी फोकस थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ ज़्यादा है आरपीएससी का, तो उन बुक्स को पढ़ो, आरबीएससी की जो स्टैंडर्ड किताब है तो उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अंत में प्रेम भाई हमारे साथियों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, और कौन कौन से वो लोग हैं जिनको आप धन्यवाद देना चाहेंगे लास्ट में? मेरे जो जर्नी में बहुत सारे लोगों का रोल रहा है, जैसे मेरे पापा जी, खेताराम जी, मम्मी, मेरे फैमिली वाले लोग, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है जैसे अंकित है, चंदू, मुकेश, बहुत सारे लोग हैं, उनका बहुत रोल रहा है। क्योंकि जर्नी के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में होती है, उस टाइम दोस्तों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जब भी मैं डाउन हुआ हूँ, जब भी मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हुई है, तो ये हमेशा साथ में खड़े रहे और हमेशा मोटिवेट करते रहे। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखिए, पॉजिटिव लोग हैं आपके साथ जो पॉजिटिव बातें करते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो वो पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे तो आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, और उससे आप अपनी चीज़ों को है कि बहुत कम टाइम में भी अचीव कर लोगे, अपने लक्ष्य को बहुत कम टाइम में अचीव कर पाओगे। बाकी सबसे ज़रूरी जो जर्नी में प्रिपरेशन की जर्नी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका पेशेंस, आप हार्ड वर्क करते हो, पेशेंस, और थर्ड होती प्लानिंग। मतलब प्रॉपर प्लानिंग से ही चीज़ें इजी हो जाती है। आप अगर टाइम टेबल बनाया आपने, जैसे मंथली टाइम टेबल बनाया, उस मंथली टाइम टेबल में आपको फिर उसको वीकली में बांट लो। जैसे मैं क्या करता था, 1 मंथ का टाइम टेबल होता था, फिर उसको 7 डेज़ का टाइम टेबल होता था कि भाई 7 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना होता है। फिर उसको डे वाइज बांटता था कि आज मुझे ये चैप्टर करना है, ये करना है। तो ऐसे प्रॉपर प्लानिंग और टाइम टेबल के साथ आप अगर चलोगे तो आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी और आपको स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे और रेगुलरिटी नहीं रखोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या कि आपकी बहुत सारे सिलेबस छूट जाएगा और आपको फिर ऐसा लगेगा टाइम नहीं है, या फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम पास में आ गया, तो वो क्या है, आपको स्ट्रेस की ओर लेके जाएगा। इसलिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है आपकी जर्नी में, और टाइम टेबल और प्रॉपर प्लानिंग से आप इन चीज़ों को जल्दी अचीव कर पाओगे। साथियों, मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट की जो बात प्रेम भाई ने की है वो पूरा समअप है, और पूरी तैयारी के दौरान इन्हीं बातों को एकदम बार बार ध्यान रखना है, बार बार रिमाइंड करना है, आपको रीइटरेट करते रहना है कि ये चीज़ हमें फोकस के साथ में याद रखनी है। अंत में प्रेम भाई सबसे पहले तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और प्राउड ऑफ यू भाई। थैंक यू भाई, साथ होके और के लिए इतना मान सम्मान देने के लिए थैंक यू अंकित। और साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो लगे रहो साथियों, सफलता जरूर मिलेगी, असफलता भी पार्ट ऑफ लाइफ है, परंतु उसको इग्नोर करते हुए, वहां से सीखते हुए बस लगे रहना, आपको मंजिल जरूर मिलेगी और सफलता उतनी ही आनंददायक होगी जितना आपका संघर्ष होगा। धन्यवाद, मिलते हैं। और मैं समझता हूं कि समय समय पर प्रेम भाई की जो एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हमें मदद मिलती रहेगी। ऑलवेज अंकित के लिए हमेशा तैयार, और जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं हमेशा तैयार रहूंगा। कैसी भी गाइडेंस होगी, जीके वालों के लिए मैं चाहूंगा कि अगर कुछ गाइडेंस कर सके तो जरूर करेंगे अपन बाद में, है ना। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन शख्सियत के साथ में। धन्यवाद।